सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, जिसके द्वारा भारत के सभी कार्य निर्धारित होते हैं। यहां तक कि भारत में उत्पादन और लोगों की जेब में जब रखा पैसा किस हिसाब से सर्कुलेट होगा, किस हिसाब से गमन करेगा, यह भी तय होता है। तो चलिए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। बने रहिए दोस्तों, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले मौद्रिक नीति होती क्या है और इस मौद्रिक नीति को भारत में कौन निर्धारित करता है। देखिए, मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति से आशय है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई द्वारा अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए वित्त के प्रवाह को, पैसे के प्रवाह को क्या करना, नियमित करना, निगमित करना, इसे ही मौद्रिक नीति कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वित्त के प्रवाह को आरबीआई द्वारा निगमित और नियमित क्यों किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, यदि हमारे आपकी जेबों में पैसा ज्यादा होगा तो हम लोग बाजार जाके चीजों को अधिक खरीदेंगे, और अगर हमारे जेब में पैसे कम होंगे तो हम बाजार कम ही जाएंगे। देखिए, इस दोनों चीजों का प्रभाव पड़ता है। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको मौद्रिक नीति समझाने वाला हूं। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आज हम लोग एक आसान सी भाषा में साधारण प्रक्रिया द्वारा समझने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, अगर हमारी जेब में पैसे बहुत ज्यादा हैं तो हम उन पैसों को बाजार में खर्च करेंगे, और जब बाजार में खर्च करेंगे तो कंपनियों द्वारा, उद्योगों द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं उन प्रोडक्टों की मांग करेंगे। भाई पैसे ज्यादा हैं तो प्रोडक्ट की मांग भी ज्यादा होगी, और जब प्रोडक्ट की मांग ज्यादा होगी तो होगा क्या कि प्रोडक्ट की कमी पड़ने लगेगी। भाई मांग ज्यादा है, जनता द्वारा, जनता के पास पैसे हैं तो प्रोडक्ट की मांग ज्यादा कर रही जनता, और जब जनता ज्यादा मांग कर रही है तो प्रोडक्ट की सप्लाई सही ना होने के कारण, अर्थात डिमांड अधिक होने के कारण और सप्लाई अधिक ना हो पाने के कारण होता क्या है, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने लगती है। बहुत आसान है। जैसे समझिएगा इसको एक उदाहरण से, मैं बाजार में, गर्मी का सीजन आ रहा है, बाजार में लोग इस समय कमरे को, सीजन को के आधार पर कूलर एसी बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे, और कूलर एसी डिमांड करेंगे तो सीजन में क्या होगा, सीजन में इसकी डिमांड बढ़ने के कारण, इसकी सप्लाई यथावत रहने के कारण, स्थिर रहने के कारण एसी, कूलर और भी चीज़ों की दाम में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगेगी। इसी वृद्धि को दोस्तों मुद्रास्फीति कहते हैं, इसी वृद्धि को इन्फ्लेशन कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत साधारण शब्दों में कहा मैंने, जब मांग कई लोगों द्वारा की जा रही हो और बाजार में सप्लाई स्थिर हो और मांग अधिक होने से उस वस्तु की वैल्यू बढ़ जाती है, उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, इसी को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगर हमारे पास जेब में पैसे कम हैं तो हम बाजार में क्या करेंगे, नहीं जाएंगे, और जब बाजार में नहीं जाएंगे तो उत्पादक अर्थात उद्योगपति उत्पादन तो करेंगे, लेकिन बाजार में कोई नहीं जाएगा तो उनका उत्पादन बिकेगा नहीं, और जब बिकेगा नहीं तो ऐसे में क्या होगा, वही वस्तुओं की वैल्यू गिरने लगेगी और मुद्रा की वैल्यू क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। इसी को क्या कहते हैं, मंदी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मंदी। कोरोना काल के दौरान यही घटना देखने को मिली थी, लेकिन जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ वैसे ही लोगों ने बाजार में खरीदारी करना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, बाजार में खरीदारी करना या ना करना यह निर्भर करता है बैंक द्वारा दिए जाने वाले कर्ज पर। किस पर निर्भर करता है, बैंक द्वारा दिए जाने वाले कर्ज पर। भाई आरबीआई बैंकों का बैंक कहलाता है, और ये बैंकों को कर्ज देने के प्रवाह को नियंत्रित करता है। कब कर्ज ज्यादा देना है और कब कर्ज की मात्रा को घटाना है, ये प्रभाव आरबीआई द्वारा बैंकों पर डाला जाता है। जैसा मैंने कहा, बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई, और बैंकों पर डालने वाले इसी प्रभाव को, कर्ज को कब ज्यादा देना है और कब देना है, इसी को भारत में मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा विषय यही है कि मौद्रिक नीति को कंट्रोल करने के लिए, अर्थात
बाजार में ना तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़े और ना ही बहुत ज़्यादा कमी बाजार में दिखे, इसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा जिन संसाधनों का उपयोग किया जाता है उसे आरबीआई की मौद्रिक नीति के साधन कहा जाता है। और ऐसे ही कुछ साधनों को लेकर आया हूं मैं, जो आपको बहुत आसान भाषा में वित्त व्यवहार के समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं आरबीआई कौन है और आरबीआई कहां पर स्थापित है और कब इसकी स्थापना की गई। देखिए, आरबीआई की स्थापना वर्ष 1935 में 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की क्या किया गया था, गठन किया गया था। अर्थात आरबीआई एक ऐसा बैंक है जिसका गठन, है ना, जब हम परतंत्र थे, गुलाम थे, तब किया गया था। लेकिन ये बैंक हमारा आज के समय में केंद्रीय बैंक है, हमारा सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है। और इस समय इसके जो गवर्नर हैं वो शशिकांत दास हैं। लिख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करते चलिए। आज आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैं देने वाला हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आपके बैंक, एसएससी, है ना, वनडे एग्जाम या पीएससी अन्य एग्जामों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आरबीआई ये कैसे करता है? तो आरबीआई सबसे पहला काम करता है मुद्रा के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला काम होता है खुले बाजार की क्रियाएं। जी हां, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, आरबीआई ने जब देखा कि बाजार में बहुत सारा पैसा है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, तो आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को अर्थात गवर्नमेंट सिक्योरिटियों को क्या करता है, बाजार में बेच देता है। और आप बताइए, जब आरबीआई कोई चीज बेचेगा तो लोगों जिनके पास पैसे हैं वो उस चीज को खरीदेंगे। अब जब चीजों को खरीदेंगे तो उनके पास क्या पहुंच जाएगा, उनके पास नीतियां पहुंच जाएंगी, डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे। और पैसा किसके पास पहुंच जाएगा, आरबीआई के पास। तो भाई बाजार में जब बहुत ज्यादा पैसा होता है तो आरबीआई मौद्रिक नीति के तहत, खुले बाजार की प्रक्रियाओं के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, गवर्नमेंट प्रतिभूतियों को बेचता है। याद रखिएगा इस चीज को, जब बाजार में पैसा ज्यादा हो तो बेचा जाता है। अब जब बाजार में पैसा कम हो, जब बाजार में पैसा कम हो तो आरबीआई क्या करता है, जो प्रतिभूतियां बेची थी उन्हें आरबीआई खरीदने लगता है। उन्हें आरबीआई क्या करने लगता है, खरीदने लगता है। अब भाई लोगों के पास प्रतिभूतियां थी, है ना, लोगों के पास सिक्योरिटीज थी, तो लोग क्या करेंगे, उनको आरबीआई को बेचेगी। और जब आरबीआई को बेचेंगे तो आरबीआई उनको क्या देगा, नगद मुद्रा देगा, पैसे देगा, जिससे उनके हाथों में एक बार फिर से मुद्रा आ जाएगी। ये सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका है ओपन मार्केट के तहत। इसके अलावा आरबीआई और भी कई शस्त्रों का प्रयोग करता है जिनके द्वारा मौद्रिक नीति को नियंत्रित बाजार में किया जाता है। चलिए तो समझते हैं बारी बारी। और सबसे पहले देखते हैं हम, देखिए कुछ नीतियां हैं आरबीआई द्वारा जिनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बेसिक रूप से समझेंगे, रेपो दर, है ना, प्रतिवर्ती रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और प्रधान ब्याज दर, प्राइम लेंडिंग रेट और बैंक दर। इन चीजों को, कुछ चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे और वित्त व्यवहार के समझेंगे कि इनसे होता क्या है। केवल अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रखिएगा, किसी भी मार्केट में ना तो बहुत ज्यादा मुद्रा होनी चाहिए लोगों के हाथों में, किसी भी मार्केट में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उनके पास मुद्रा की कमी हो। और इसी चीज को नियंत्रित किया जाता है। जब बहुत ज्यादा मुद्रा हो तो उसे आरबीआई अपने पास रखता है, अपने पास बुलाता है और बुलाने का प्रयास करता है, ठीक है, अपने पास रखने का प्रयास करता है। और जब बाजार में कम पैसे हो तो उसे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिएगा, हम इसी के आधार पर इन सभी चीजों को समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम दो चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला, बैंक दर क्या होती है। देखिए, बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई अपने सहयोगियों को, आरबीआई के सहयोगी कौन है, तो आरबीआई अपने सहयोगियों को अर्थात सरकार, सहयोगी कौन है आरबीआई के, सरकार, सरकारी कंपनियां, है ना, बैंकिंग सिस्टम, है ना, प्राइवेट जो बैंकिंग का काम कर रही हैं ऐसी एजेंसियां, इन तमाम को क्या देता है,
आरबीआई लंबे समय के लिए ऋण देता है, लंबे समय के लिए ऋण देता है, लंबे समय के लिए पैसे उधार देता है। साधारण शब्दों में क्या समझेंगे तो फिर से समझिएगा, बैंक दर क्या है? बैंक दर वह दर जिस दर पर आरबीआई अपने सहयोगियों को, चाहे सरकार हो, चाहे बैंक हो, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, इनको लंबे समय का, याद रखिएगा शब्द लंबे समय का ऋण उधार देता है, उसे क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। चलिए अब देखिए, बैंक दर मैंने डेट लिख रखी है 6 मई 2022 के हिसाब से सभी रेट्स लिखी हैं। 6 मई 2022 के हिसाब से इस समय बैंक दर 6 मई को 4.65% है। अर्थात आरबीआई अपने सहयोगियों को कितनी दर पर ब्याज देगा? तो भाई कितनी दर पर देगा ब्याज? 4.65% पर ब्याज देगा या ऋण देगा। चलिए इसको और आगे समझते हैं, देखेंगे। अब देखिए, अगर आरबीआई बैंकों को अधिक कर्ज देगा और कर्ज की दर कम होगी तो बैंक अधिक कर्ज लेंगे, और जब अधिक कर्ज लेंगे तो बैंक क्या करेंगे? उस पैसे को लोगों को बांटेंगे, होम लोन देंगे, पर्सनल लोन देंगे, है ना, और भी कई सारे लोन देंगे, है ना, कार लोन देंगे, कई तरह के लोन देंगे। लोग कम ब्याज दर पर लोन लेने के लिए आकर्षित होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए समझिए, मान लीजिए कोई निजी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और उसकी एक निश्चित बेस सैलरी है, मान के चलते हैं हम उसकी सैलरी लगभग 30 से 40 हजार पर मंथ है। अब ऐसे में इस समय अगर वो एक अच्छी सी कार खरीदना चाहता है, अच्छा सा कोई घर खरीदना चाहता है या कोई प्लॉट लेना चाहता है, तो भाई वो क्या करेगा? उस सैलरी से सेविंग करके आने वाले 10-12 सालों में वो प्लॉट या मकान या कार खरीद पाएगा। ऐसे में जो कार्यकारी लोग होते हैं, जो नियोक्ता लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि बैंक से कर्ज उधार ले लेते हैं, और कर्ज उधार लेकर एक मुश्त राशि, एक बड़ी राशि उनको प्राप्त हो जाती है, और अपनी सैलरी से उसको डिफाइन कर लेते हैं, ईएमआई में कन्वर्ट करवा लेते हैं, जिसको धीरे धीरे वो क्या करते रहते हैं? पेमेंट करते रहते हैं। उन्हें जो चीज चाहिए वो भी मिल जाती है, और साथ ही साथ बैंक जिस उद्देश्य से उन्हें कर्ज दे रहे हैं उनका उद्देश्य भी, इंटरेस्ट उस चीज में मिलने के कारण उनका पूरा हो जाता है। तो देखिए, अगर बैंक की दर ज्यादा होगी तो आरबीआई से बैंक क्या कहेंगे? हमें नहीं चाहिए अभी। और अगर बैंक ले भी लेंगे तो जनता क्या कहेगी? बैंक की रेट अधिक होने के कारण जनता कहेगी हमें भी नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे में क्या होगा? जो धन का प्रवाह है वो कुछ सीमा तक रुक जाएगा। ठीक है, और ये काम कब किया जाता है? बैंक दर कब बढ़ाई जाती है? जब बाजार में पैसा पहले से ज्यादा होता है। इसीलिए लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, और जब लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो भाई बाजार में पैसे अधिक ना आने के कारण जो महंगाई हो रही है वो कंट्रोल हो जाएगी। अब इसी के उल्टे देखिए, अगर बाजार में पैसों की कमी है तो बैंक दर को क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। और जब बैंक दर कम हो जाएगी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम हो जाएगा, तो भाई लोग क्या करेंगे, है ना, बैंकों को भी सस्ता कर्ज मिलेगा, और सस्ता कर्ज जब बैंकों को मिलेगा तो बैंक भी लोगों को बुला बुला के कर्ज बांटेंगे। कार लोन कहेंगे, होम लोन कहेंगे, पर्सनल लोन कहेंगे, और भी कई सारे लोन कहेंगे। और जब ऐसे में लोगों को लोन लेंगे तो भाई लोग भी लोन लेने के लिए ज़्यादा आकर्षित होंगे, और जब लोग आकर्षित होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन को बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे क्या होगा? बाजार में पैसे फिर से एक बार आ जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई बैंक दर बढ़ाने से लोग कर्ज कम लेते हैं, और बैंक दर कम करने से लोग कर्ज ज़्यादा लेते हैं, जिसका प्रभाव सीधा बाजार पर पड़ता है। चलिए अब देखते हैं, इसके बाद हम इसको समझते हैं प्रधान ब्याज दर क्या होती है। देखिए, प्रधान ब्याज दर वह ब्याज दर होती है जिससे कम आरबीआई किसी भी सहयोगी या वाणिज्यिक बैंक या सार्वजनिक बैंक को कर्ज नहीं देता। फिर से सुनिएगा, प्रधान ब्याज दर वह ब्याज दर होती है जिससे कम रेट पर, एक निश्चित बेस रेट होती है जिससे कम रेट पर को आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को या सहयोगी बैंकों को कर्ज नहीं देते। यही काम वाणिज्यिक बैंकों पर भी लागू होता है। वाणिज्यिक बैंक भी अपनी एक बेस रेट बनाए होते हैं जिससे नीचे वो किसी भी उपभोक्ता को कर्ज नहीं देते। ठीक है, तो इस समय ये कितनी है? देखिए 6 मई 2022 को 7.25% से लेकर 8.80% तक है। लिख लीजिए इसको, 7.25% से लेकर 8.80% है। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा बैंक दर और प्रधान ब्याज दर।
प्रधान ब्याज दर से होता क्या है, प्रधान ब्याज दर से बैंकों को पता होता है कि भाई इससे कम कर्ज नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बेस रेट होती है, इससे नीचे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज नहीं देते, ठीक है। ये एक सिस्टम है। देखिए बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि प्रत्येक बैंक आरबीआई पर निर्भर होता है, चाहे किसी भी रूप में हो। आगे इसी दरों से हम इनको समझेंगे कि कैसे निर्भर होता है, और आरबीआई इनको निर्भर रखना भी चाहती है। क्यों? क्योंकि मुद्दा उस देश की सरकार का होता है, उस देश के लोगों का होता है, और अगर बाजार में कोई नियामक नहीं हुआ, कोई नियंत्रक नहीं हुआ, तो भाई मुद्रा का प्रवाह अनियमित होगा, और जिससे बाजार की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। इसीलिए आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति का संचालन करवाया जाता है या किया जाता है। चलिए देखें, दूसरा देखते हैं, इसको देखते हैं रेपो दर, इसे रिपो दर भी कहते हैं, REPO, रिपो रेट। चलिए इसको देखते हैं। यह एक ऐसी दर होती है जिस पर आरबीआई अपने सहयोगियों को कम समय के लिए ब्याज देता है या ऋण देता है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कम अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए दिया गया ऋण क्या कहलाता है? जिस दर से दिया जाता है ऋण, उसी को रेपो रेट कहते हैं। जैसे भाई मान लो कोई बैंक है, उस बैंक को 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए आरबीआई से पैसे की आवश्यकता है, तो वो आरबीआई से कहेगा मुझे इतना पैसा चाहिए, तो आरबीआई क्या करता है? उसे उतना पैसा दे देता है। इसको शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं, और शॉर्ट टर्म लोन देता है तो इस पर आरबीआई जो देता है, उसको पैसे देता है, उस पर आरबीआई एक ब्याज दर लेता है, और उस ब्याज दर को ही क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेपो रेट। बाजार में इस समय विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलन में यही दर है, जिसको कहते हैं रेपो रेट। इससे वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं? आरबीआई से पैसा कम समय के लिए उधार में लेते हैं, और जितने समय के लिए उधार में लेते हैं, उस समय तक आरबीआई को उन बैंकों को जिन्हें लिया है कर्ज, एक निश्चित ब्याज पर पैसे देने होते हैं। इसी को रेपो रेट कहते हैं। और देखिए, शुरुआत में वीडियो के प्रारंभ में मैंने बताया था कि आरबीआई ने 45 महीने बाद रेपो रेट में वृद्धि की है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल 45 महीने बाद रेपो रेट में वृद्धि की है। और अब क्या हुआ है? रेपो रेट पहले 4% थी, बढ़कर 4.4% हो गई है। और रेपो रेट जब बढ़ जाएगी तो देखिए, जो मैं पहले समझाया हूं, रेपो रेट बढ़ जाएगी तो भाई वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे? कम उधार लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई रेपो रेट बढ़ने से, है ना, ब्याज बढ़ने से जो ग्राहक है हमारे, जो नए ग्राहक आने वाले हैं पैसे लेने के लिए, वो नहीं लेंगे। और साथ ही साथ रेपो रेट बढ़ने से स्वाभाविक है वाणिज्यिक बैंक भी अपने ब्याज की दर बढ़ा देंगे, और जब अपने ब्याज की दर बढ़ा देंगे तो जो ग्राहक बैंकों से उधार लेना चाहता है वो क्या करेगा? टालने का प्रयास करेगा, और जब टालने का प्रयास करेगा तो बाजार में मुद्रा का प्रवाह रुक जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा? बाजार में जो चीजों की महंगाई बढ़ रही है, आप देख रहे हो कोरोना के बाद महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, उस महंगाई पर लगाम लगेगी। तो भाई रेपो रेट बहुत कुछ निर्धारित करती है। इससे क्या होगा? अगर ब्याज दर महंगी हो जाएगी तो उससे सभी दरों पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। और लोग क्या होंगे? अगर ब्याज दर महंगी रहेगी तो लोग वाणिज्यिक बैंकों से कर्ज लेने के लिए हतोत्साहित होंगे, प्रोत्साहित नहीं होंगे, बाजार में अधिक खर्च नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। तो रेपो दर आपको समझ में आ गई होगी। क्या है रेपो दर? रेपो दर ऐसी दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को क्या देता है? उधार देता है, उसे रेपो दर कहते हैं। और अभी, है ना, अभी आरबीआई ने इस दर को क्या किया है? बढ़ाया है। चलिए अगला देखते हैं, प्रतिवर्ती रेपो दर। प्रतिवर्ती रेपो दर, रिवर्स रेपो दर कहते हैं। अब रिवर्स रेपो दर क्या है? तो देखिए, अगर रेपो दर आपको समझ में आ गया तो रिवर्स रेपो दर भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, वाणिज्यिक बैंक दिन भर व्यापार करते हैं, और जब व्यापार करेंगे दिन भर, तो पूरे दिन के व्यापार के बाद उनके पास कुछ ना कुछ मुद्रा, है ना, बच जाती है, शेष रह जाती है। इस बची हुई मुद्रा को अगर वाणिज्यिक बैंक अपने पास रखें 1 या 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो उसमें उसको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर 100 रुपए रखेंगे तो 100 रुपए 15 दिन बाद 100 रुपए ही रहेगा। तो वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं? अपने इस बचे हुए पैसे को आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। आरबीआई के पास क्या कर देते हैं? जमा कर दें। फिर से सुनिए, को वाणिज्यिक बैंक पूरे दिन का व्यापार करने के बाद जो अधिशेष बचा हुआ धन है,
उसे अपने पास ना रख के आरबीआई के पास रख देते हैं और आरबीआई इस धन पर, इस पैसे पर कुछ ब्याज देती है, इस पैसे पर कुछ ब्याज देती है। आरबीआई फ्री में नहीं रखती, ब्याज देती है। इसी को क्या कहा जाता है? प्रतिवर्ती रेपो दर या रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। अच्छा आप बताओ, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में ज्यादा कौन रहेगा? स्वाभाविक है कि निश्चित रूप से रेपो दर ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर वाणिज्यिक बैंक की जरूरत है, वो पैसे लेने जा रहे हैं। आरबीआई जबरदस्ती उनको दे नहीं रहा है, लेने जा रहे हैं, और जब लेने जा रहे हैं तो आरबीआई रेपो दर को हमेशा ज्यादा रखती है। और रिवर्स रेपो दर, ये भाई वाणिज्यिक बैंकों की जरूरत है कि भाई कुछ ना कुछ तो मिल जाए, और कुछ ना कुछ मिल जाए तो इस पर आरबीआई के पास वो रख रहे हैं। यहां भी आरबीआई उनसे मांग नहीं रहा है कि हमको दे दो, तो इस पर भी क्या होता है? इस पर निश्चित रूप से ब्याज तो मिलेगा, लेकिन रेपो दर से वो ब्याज की दर जो होगी वो क्या होगी? कम होगी। इसीलिए देखो 6 मई 2022 को, है ना, ये 4.40 है और ये 3.35% है। 3.35% लगभग रेपो दर और प्रतिवर्ती रेपो दर में या रिवर्स रेपो दर में 1% का अंतर रहता है, लगभग बना रहता है। ठीक है, तो ये कितनी है? 3.35% है। चलिए अगला देखते हैं, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। देखिए भारत में बैंकिंग सिस्टम के तहत आपने सुना होगा कि लोग हमेशा ये कहते हुए दिख जाते हैं कि यदि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं और बैंक किसी भी कारण से दिवालिया हो गया तो भाई इस पैसे का क्या होगा? इस पैसे को फिर मेरा पैसा कहाँ जाएगा? या फिर ये बैंक भाग तो नहीं जाएगा, या ये बैंक ये देश छोड़ के तो नहीं चला जाएगा जिससे मेरा पैसा डूब जाए? तो ऐसे में आरबीआई द्वारा तो में क्या किया जाता है? अपने पास जमा करवाया जाता है इन वाणिज्यिक बैंकों का। तो ध्यान से सुनिएगा, नगद आरक्षित अनुपात का क्या आशय है? तो नगद आरक्षित अनुपात का आशय होता है कि वाणिज्यिक बैंक जब अपनी कुल देयताओं और सावधि जमा का, अपनी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जब अपनी कुल देयताओं और कुल समय का, निश्चित समय का, जब एक निश्चित अनुपात या निश्चित प्रतिशत, ठीक है, आरबीआई के पास रखना होता है तो इसे क्या कहा जाता है? नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। इसे ध्यान से समझिएगा, उदाहरण से समझते हैं। भाई वाणिज्यिक बैंकों ने देखा कि मेरे पास 100 रुपए आए हैं और 100 रुपए में से 100 रुपए आए हैं, उन्हें पता है कि भाई मुझे देना कितना है, जमा किए गए 100 रुपए, पता चला कि मुझे देना है इनमें से 100 रुपए में से मुझे 50 रुपए लौटाने हैं, बाकी 50 रुपए मेरे हैं। तो इस 50 रुपए का जो है, जो उसे लौटाना है, उसका 4% हिस्सा आरबीआई के पास क्या करना पड़ता है? जमा करना पड़ता है। किसके पास जमा करना पड़ता है? आरबीआई के पास। ठीक है, अर्थात उसकी जो कुल उसकी देनदारी है उसका कितना परसेंट? 4% हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इस हिस्से को ही क्या कहा जाता है? नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। अच्छा एक चीज और, ये हमेशा रखा जाता है और आरबीआई इस रखे हुए पैसे को फ्री में नहीं रखती, बल्कि इसमें भी ब्याज देती है, उन्हें भी इस पर ब्याज मिलता है। ये इसलिए रखा जाता है ताकि बैंक किसी भी तरह का फ्रॉड ना करें और ग्राहकों को, है ना, ग्राहकों को परेशान ना करें और ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा बनी रहे। इसीलिए कौन सा आरक्षित अनुपात लगाया जाता है? नगद आरक्षित अनुपात लगाया जाता है। इसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। याद रखिएगा, बैंकों को कुल देयताओं का कितना परसेंट रखना पड़ता है आरबीआई के पास? 4% रखना पड़ता है। चलिए अब देखेंगे वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको शॉर्ट में SLR कहते हैं। क्या कहते हैं? SLR कहते हैं। नगद आरक्षित अनुपात को शॉर्ट में कहा जाता है, बहुत प्रचलित नाम है, CRR। क्या कहते हैं? CRR। और रेपो रेट को क्या कहते हैं? RRR कहते हैं। रेपो रेट को क्या? RRR। और रिवर्स रेपो रेट को क्या कहते हैं? RRR। इनके ये नाम बड़े फेमस हैं, RRR, RRR, CRR, SLR। तो SLR क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखें, बैंकों के पास जो कुल जमा है, बैंकों के पास जो कुल जमा है, उस जमा का बैंकों को अपने पास भी कुछ हिस्सा रखना पड़ता है ताकि आकस्मिकता कोई भी डिमांड आ जाए, ठीक है, तो उसे पूरा किया जा सके। ध्यान से सुनिएगा,
बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास संरक्षित रखना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है, ताकि जिसने जमा किए और उसकी तरफ से एकदम से डिमांड आ गई कि मुझे आज पैसे चाहिए, तो वो उसको बैलेंस कर सकें, उसे दे सकें। इसे वाणिज्यिक बैंक नगद में भी रख सकते हैं, सरकारी प्रतिभूति में भी रख सकते हैं, स्वर्ण में भी रख सकते हैं, है ना, किसी भी रूप में रख सकते हैं इसको, लेकिन रखना होता है। आरबीआई द्वारा इसको तय किया जाता है कि कितना रखना पड़ेगा आपको। तो भाई वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा अपने पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, और जो हिस्सा रिजर्व के रूप में रखना होता है उसे ही क्या कहा जाता है, वैधानिक तरलता अनुपात या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या एसएलआर कहा जाता है। वर्तमान में आरबीआई द्वारा इसे 18% घोषित किया गया है। 18% रखना पड़ता है कुल जो जमाएं हैं उसका, ठीक है। आरबीआई ने पहले इसको 40% किया था, अब 18% कर दिया है, और इसकी मिनिमम जो दर है, नीचे की दर है, उसे हटा दिया है। आप 0% से 18% तक अपने पास रख सकते हो। किसके लिए? इसके लिए ताकि आपके पास अगर एकाएक कोई डिमांड आती है, जो आपके पास ग्राहक पैसा रखे है, अगर वो मांगता है तो आप उसे दे सको। इससे क्या होती है, बैंकिंग साख बनी रहती है ना, इससे बैंकिंग साख खराब नहीं होती है। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है ना, कि बैंक चीज़ों को क्या कर सकें, आने वाली किसी भी आकस्मिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इसी हिस्से का बैंक क्या करते हैं, कुछ हिस्सा सरकार के पास निवेश भी कर देते हैं। जैसे सरकार ने कहा कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, तो सरकार को कर्ज भी दे देते हैं, ठीक है, रेट भी लेते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री में देते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं, लेकिन एक निश्चित हिस्सा सरकार के पास क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, वैधानिक तरलता अनुपात, या इसको क्या करते हैं, नगद रूप में रखा जाता है, ताकि, है ना, ताकि तुरंत उस चीज़ को पूरा किया जा सके। ऐसा ना हो कि ग्राहक क्या हो, महीनों भटकता रहे। तो इसको हटाने के लिए, है ना, बैंकों के पास एक निश्चित आरक्षित अनुपात बनाया जाता है, कोष बनाया जाता है, उसी कोष को वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको मौद्रिक नीति का व्यवहार और आरबीआई द्वारा इस नीति को नियंत्रित करने के जो साधन उपयोग किए जाते हैं वो समझ में आए होंगे। और अगर आपको समझ में आए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पुनः एक बार कहूँगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ये ताकि आप तक मेरे वीडियो सबसे पहले इस तरीके पहुंच सकें। जैसा मैं आपको पहले भी वादा किया है कि मैं ऐसे वीडियो आपको पहुंचाऊंगा जो करंट की न्यूज से संबंधित हों, करंट से संबंधित हों, जो आपके जीएस और करंट दोनों को पूरा करते हों। तो दोस्तों इसी के साथ आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।